लास्ट लेक्चर में हमने कवकों का आर्थिक महत्व शुरू किया था। तो आर्थिक महत्व में दो तरह की क्रियाएं होती हैं, एक तो उपयोगी क्रियाएं और एक हानिकारक क्रियाएं। तो सबसे पहले हमने उपयोगी क्रियाओं को शुरू किया था। तो उपयोगी क्रियाओं में दूसरी जो उपयोगी क्रिया है वो है औषधि। तो कवकों से हमें बहुत सारी औषधियां भी मिलती हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्रतिजैविक की। तो प्रतिजैविक जो है वो मार्केट के अंदर बहुत सारे अवेलेबल होते हैं। ज़्यादातर जो प्रतिजैविक हैं वो बैक्टीरिया या जीवाणुओं से मिलते हैं। उसके बाद फिर कवकों से भी हमें कुछ प्रतिजैविक मिलते हैं। कौन कौन से हैं हम लोग देखेंगे और इनका स्रोत कौन सा है वो भी देखेंगे। सबसे पहला नाम इसमें आता है पेनिसिलिन का। पेनिसिलिन को चमत्कारिक दवा के नाम से भी जाना जाता है या वंडर ड्रग के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि पेनिसिलिन की खोज से पहले अगर किसी मरीज को जीवाणुओं का संक्रमण हो जाता था तो जो मरीज है उसकी मृत्यु हो जाती थी, वो नहीं बच पाता था। लेकिन जब पेनिसिलिन की खोज हुई और फिर मरीज को पेनिसिलिन दिया जाने लगा तो उसके बाद जो मृत्यु दर थी वो 99.9% कम हो गई। तो इसलिए इस पेनिसिलिन को चमत्कारिक दवा या औषधि के नाम से जाना जाता है। अब पेनिसिलिन जो है इसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा की गई थी पेनिसिलियम नोटेटम के अंदर। और अगर अपने पेनिसिलिन का औद्योगिक उत्पादन करना चाहते हैं तो ये हम करेंगे पेनिसिलियम क्राइसोजिनम के अंदर। इसके अलावा और भी प्रतिजैविक हैं जो हमें कवकों से मिलते हैं, जैसे अर्गोटिन का नाम आता है जो हमें मिलता है क्लेविसेप्स परपुरिया से। ये जो कवक है ये बाजरा और राई में एक रोग उत्पन्न करता है, अर्गट डिजीज। तो अर्गट से ही क्या बन गया, अर्गोटिन बन गया। तो वहां पर ये एक रसायन उत्पन्न करता है जिसको अर्गोटिन के नाम से जानते हैं। इसके अलावा और भी कुछ हैं, जैसे सिट्रिनिन है। ये हमें पेनिसिलियम की एक जाति से मिलता है, पेनिसिलियम सिट्रिनम। तो इससे इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इसके अलावा प्रोलीफेरिन, ये हमें एस्परजिलस की एक जाति से मिलता है, एस्परजिलस प्रोलीफेरेंस। इसके अलावा एल सार्सिन जो है ये हमें एस्परजिलस की एक दूसरी जाति से मिलता है जिसका नाम है एस्परजिलस गिगेंटियस। इसके अलावा एक आता है अस्टिलैजिक एसिड, जो कि नाम से पता चल रहा है हमें अस्टिलैगो से मिलता है। अस्टिलैगो की एक जाति है अस्टिलैगोमेडिस, तो इस जाति से हमें अस्टिलैजिक एसिड मिलता है। तो ये है सबसे पहला औषधीय महत्व जिसमें हमने प्रतिजैविकों के बारे में देखा। दूसरा इसमें आता है औषधियों में ई एफिड्रिन। अब ई एफिड्रिन को कैसे बनाया जाता है, तो एक रसायन होता है बेंजल्डिहाइड। अगर अपने इस बेंजल्डिहाइड पर यीस्ट की क्रिया करवाते हैं तो हमें उत्पाद के रूप में ई एफिड्रिन मिलता है। अब ई एफिड्रिन जो है ये रूमेटिज्म नाम का एक रोग होता है उसमें उपयोग किया जाता है। इसके अलावा औषधियों के अंदर एक और औषधि आती है जिसका नाम है कॉर्टिसोन। कॉर्टिसोन जो है वो एक तरह का स्टीरॉयड होता है। तो कॉर्टिसोन हमें दो कवकों से प्राप्त होता है। इनके नाम आपको ध्यान में रखने हैं, एक तो है राइजोपस और दूसरा है एस्परजिलस। अब कॉर्टिसोन का उपयोग क्या है, तो जो गठिया के पेशेंट्स होते हैं या गठिया रोग के जो मरीज होते हैं उनके उपचार के लिए कॉर्टिसोन जो है वो दिया जाता है औषधि के रूप में। इसके अलावा औषधीय महत्व के अंदर जो यीस्ट एक्सट्रैक्ट है या यीस्ट या खमीर का निचोड़ है, जिसमें हम लोग सैकेरोमाइसिस के नाम से जानते हैं। तो सैकेरोमाइसिस के निचोड़ या यीस्ट के निचोड़ को हम लोग उपचार के लिए उपयोग करते हैं। दो तरह के रोग हैं, जैसे एक तो है मैलिग्नेंट फीवर, इसके उपचार के लिए, और इसके अलावा पॉलीयूरिया। इन दोनों रोगों में उपचार के लिए हम यीस्ट का निचोड़ जो है वो उपयोग करते हैं। तो ये है औषधीय उपयोग कवकों के। उसके बाद फिर हम बात करेंगे कृषि उपयोग। तो कृषि में भी जो कवक हैं उनकी काफ़ी महत्व है। सबसे पहले जैसे आता है स्क्वेंजर्स। स्क्वेंजर्स जो है इसका हिंदी में नाम होता है सफाई करता। अब ये सफाई कैसे करते हैं, तो ये अपघटक के रूप में कार्य करते हैं। अपघटक का क्या मतलब है, जैसे कोई भी जंतु है या कोई भी पौधा है, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद धीरे धीरे उसका अपघटन शुरू हो जाता है। तो ये अपघटन जो है इन्हीं अपघटकों के द्वारा किया जाता है। तो इसका मतलब वो क्या कर रहे हैं, प्रकृति के अंदर सफाई का काम कर रहे हैं, तो इसलिए इनको सफाई करता या स्क्वेंजर्स के नाम से जानते हैं। तो दो तरह के अपघटक होते हैं प्रकृति के अंदर, एक तो है मृतोपजीवी कवक और दूसरे हैं मृतोपजीवी जीवाणु। तो इन दोनों के द्वारा ही अपघटन का कार्य किया जाता है। अब कोई भी जैसे पौधा है या पादप सामग्री है वो मृत है, अब उसका क्या होगा, धीरे धीरे अपघटन होगा और वो किस में रूपांतरित हो जाएगी, धीरे धीरे ह्यूमस में रूपांतरित हो जाएगी। अब जो ह्यूमस है वो काले रंग का और अरूपीय पदार्थ है और ये जैविक होता है या हम कह सकते हैं कार्बनिक होता है। और ये करता क्या है, अगर अपने इसको मृदा में मिला देते हैं तो मृदा की जो उर्वरता है वो बढ़ जाती है।
अब उर्वरता कैसे बढ़ती है, जैसे ये जो ह्यूमस है वो क्या करता है, एक तो जल धारण क्षमता जो है मृदा की उसको बढ़ा देता है, इसके अलावा जो वायु धारण क्षमता है उसको भी बढ़ा देता है। तो जल और वायु अगर ज़्यादा होंगे मृदा के अंदर तो उसकी जो उर्वरता है वो अपने आप ही बढ़ जाएगी। तो ये सबसे पहला इसमें कृषि उपयोग है स्क्वेंजर्स के रूप में, या हम कह सकते हैं सफाईकर्ता के रूप में। उसके बाद दूसरा आता है इसमें माइकोराइजा या कवक मूल के नाम से भी इसको जानते हैं। तो ये जो माइकोराइजा है ये एक सहजीवी संबंध है किसके बीच में, कवक का उच्च पौधों के साथ, या उच्च पौधों की जो जड़ें होती हैं उनके साथ एक सहजीवी संबंध है। सहजीवी का मतलब साथ साथ रहते हैं दोनों, और दोनों ही जो पार्टनर्स हैं उनको लाभ होता है। अब कवक को क्या लाभ है, कवक को रहने की जगह मिल जाती है, आवास मिल जाता है, जबकि उच्च पादपों की जो जड़ें हैं, यानी उच्च पादपों को क्या लाभ है, जो पौधे की जड़ें हैं वो जल का अवशोषण अधिक कर पाएंगी, इसके अलावा जो खनिज लवणों का अवशोषण है वो भी अधिक हो सकेगा, जिससे पौधे की जो वृद्धि है वो बढ़ जाती है। तो इस तरह से दोनों के दोनों जो पार्टनर्स हैं इनको लाभ हो रहा है, तो इसलिए यह एक सहजीवी संबंध है। तो माइकोराइजा जो है वो बागवानी फसलों को दिया जाता है, जैसे किन्नू का बाग है तो वहाँ पर पौधों को माइकोराइजा जो है वो दिया जाता है, या घरों में अगर अपने कोई फलदार वृक्ष लगाते हैं तो वहाँ पे माइकोराइजा जो है वो दिया जाता है। तो इससे होता क्या है, माइकोराइजा देने से जो पौधे हैं उनकी जल अवशोषण की क्षमता जो है वो बढ़ जाती है। इसके अलावा जो खनिज लवणों की जो अवशोषित क्षमता है वो भी, खनिज लवण के अवशोषण की क्षमता बढ़ जाती है। तो इससे उत्पादकता जो है वो बढ़ जाती है, ज़्यादा फ्रूट्स आएंगे, ज़्यादा फल लगेंगे। इसके बाद तीसरा जो कृषि में उपयोग आता है वो आता है जैविक नियंत्रण। अब जैविक नियंत्रण किसका हमें करना है, तो जैविक नियंत्रण करना है या तो किसी कीट का, या फिर किसी हम कह सकते हैं कि पादप रोग का नियंत्रण करना है। तो उसके लिए अगर अपने जैविक कारकों का उपयोग करते हैं तो इसे हम जैविक नियंत्रण के नाम से जानते हैं। तो इसमें कुछ उदाहरण के साथ हम लोग करेंगे यहाँ पे। तो एक रोग होता है डैम्पिंग ऑफ पौधों के अंदर, ये एक कवक के द्वारा फैलाया जाता है जिसका नाम है पाइथियम अफेनिडर्मेटम। अब पाइथियम अफेनिडर्मेटम की वृद्धि को अगर अपने रोक लें तो डैम्पिंग ऑफ रोग नहीं होगा। तो इसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, फिर एक कवक लेते हैं ट्राइकोडर्मा लिजनोरम। तो ये जो ट्राइकोडर्मा है ये पाउडर के रूप में आपको बाजार के अंदर अवेलेबल हो जाएगा, उपलब्ध हो जाएगा। और इस ट्राइकोडर्मा का अगर अपने छिड़काव करते हैं फसल के ऊपर तो ये जो रोग है डैम्पिंग ऑफ ये कम हो जाएगा, क्योंकि जो वृद्धि है रोगजनक की यानी कि पाइथियम अफेनिडर्मेटम की वो रुक जाएगी। तो ये जैविक नियंत्रण है एक तरह का। इसके अलावा एक और रोग होता है फसलों के अंदर, जैसे पोटैटो या आलू के अंदर होता है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, यानी आलू की पछेती अंगमारी बोलते हैं इसको। ये एक कवक के द्वारा फैलाया जाता है, इसको बोलते हैं राइजोक्टोनिया सोलेनाई। अब राइजोक्टोनिया सोलेनाई की वृद्धि को अगर अपने रोक लें तो ये जो रोग है वो फसलों में नहीं होगा। तो इसकी वृद्धि को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, एक कवक लेते हैं पेनिसिलियम वर्मिकुलेटम। तो इस कवक का अगर अपने छिड़काव करते हैं फसल के ऊपर तो जो आलू की फसल है उसमें लेट ब्लाइट रोग नहीं होगा।